हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टूडेंट एकेडमी। आई एम प्रवीण कुमार। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लाइसोसोम तक बातें की थी। आई होप आपको लाइसोसोम का पीडीएफ मिल चुका होगा। और हम लोग आज नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल को पढ़ेंगे जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ है आप जाके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो, मैं वहाँ पे प्रोवाइड आपको कर दूंगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिटेल से समझते हैं। सबसे पहली बात, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किसने डिस्कवर किया था, कई बार पूछा गया है। आप याद रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिस्कवरी करने का जो क्रेडिट है वो हम पोर्टर नाम के एक वैज्ञानिक को देते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं, तो आप याद रखना, एंडोप्लाज्मिक को हम लोग एर्गेटोप्लाज्म भी बोलते हैं। एक मज़े की बात, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो नेम है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। ठीक है, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मैं बात करूँ नर्व सेल। ठीक है, नर्व सेल में यदि आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखोगे तो उसका नाम हम निसेल बॉडी कहते हैं। दैट मीन्स कि नर्व सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम क्या हो जाएगा, निसेल्स बॉडीज हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आईज में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को माइलॉइड बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, और मसल्स में क्या बोलेंगे इसको, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखा आपने कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो नेम है अकॉर्डिंग टू लोकेशन वेरी करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, नर्व सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग निसल्स बॉडी बोलते हैं, आइज में माइलॉइड बॉडीज बोलते हैं, मसल्स में हम लोग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपके पास आया, व्हाट इज माइक्रोजोम। माइक्रोजोम क्या है, देखिए मेरी बात ध्यान से समझिए। क्या होता है कि जब आप किसी सेल्स को अधिक डिस्टर्ब करोगे, ठीक है, आपने किसी सेल्स को अधिक डिस्टर्ब किया तो उसके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसका फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएंगे। तो उस छोटे छोटे फ्रेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोजोम बोलते हैं। क्लियर हुआ। मैंने क्या बोला कि जब आप किसी सेल्स को अधिक डिस्टर्ब करोगे तो उसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो फ्रेगमेंट हो जाएगा, उसका वो टूट जाएगा, और उस फ्रेगमेंट को हम लोग माइक्रोजोम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर होता है यहाँ तक। चलिए, तो आप ये नेम जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसको किस किस नेम से जानते हैं। कई बार एग्जाम में क्या करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एर्गेटोप्लाज्म के नाम से पूछ देगा, तो आपको सारे नाम पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अक्रेंस। समझते हैं इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक मैच्योर आरबीसी में अपसेंट होता है। देखो, मैच्योर आरबीसी में कोई भी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होंगे। ये बात आप हमेशा याद रखना, किसी भी सेल ऑर्गेनल या कोई भी सेल ऑर्गेनल आपके मैच्योर आरबीसी में प्रेजेंट नहीं होते हैं। मैच्योर आरबीसी में केवल और केवल आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, कोई भी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपका मैच्योर आरबीसी में नहीं होता है। एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें भी आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है। दैट मीन्स कि ये यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। ठीक, एब्सेंट इन ओवा, ये ओवा में भी एब्सेंट होता है और एम्ब्रायोनल सेल में भी एब्सेंट होता है। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टाइप्स को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ फोटोग्राफ को अच्छे तरीके से समझते हैं, देन हम लोग टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, देखो इस फोटोग्राफ को आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसको समझते हैं। ये क्या है, आपका न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है, पोर प्रेजेंट होता है। जहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्या है, पोर्स प्रेजेंट है। ठीक, और क्योंकि इसके पास डीएनए होता है, और आपको मैंने बताया था कि डीएनए एक बॉस मॉलिक्यूल होता है, तो इसको हमको एक्स्ट्रा सपोर्ट देना होता है। दैट मीन्स कि इसके पास दो लेयर प्रेजेंट होते हैं, एक इनर लेयर, एक आउटर लेयर। ठीक, तो जहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्या है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
ये क्या हो गया, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और बीच के स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो इस न्यूक्लियस से एक चारों तरफ, ये सिर्फ इतना ही नहीं होगा, ये चारों तरफ होगा एक जाल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या दिख रहा है आपको, ये आप सारा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक ग्रेन्यूल लाइक प्रेजेंट होंगे, मतलब ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दैट मीन्स कि हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं। ठीक, अब ये ग्रेन्यूल्स क्या होंगे, ये आपके राइबोसोम होंगे। तो आप एक बात हमेशा रखना कि यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका राइबोसोम प्रेजेंट है, तो वो तो क्या बोलेंगे हम लोग, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइबोसोम क्या है, कंप्लीटली एब्सेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम एब्सेंट है। तो आपके पास यहाँ दो कंक्लूजन निकल के आया कि यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है तो उसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, और अगर एब्सेंट है तो हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। ठीक, क्लियर होता है। अब देखिए राइबोसोम, जब मैंने आपको बताया था तो राइबोसोम के हमने टाइप्स भी आपको बताए थे, तो याद रखना यहाँ पे आपका ATS राइबोसोम प्रेजेंट होता है ना। चलिए, और एक मज़े की बात एक और होता है हमारा ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है, देखो वैसा पोजीशन जहाँ पे आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कन्वर्ट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कन्वर्ट होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे यहाँ पे देखो आप, ये क्या था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, आगे चल के क्या हो गया, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कन्वर्ट हो गया। तो इस पोजीशन को जहाँ से कन्वर्ट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, अब एक और बात देखिए यहाँ पे, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कौन सा, स्मूथ, ये क्या है, स्मूथ है ना, क्योंकि इसमें राइबोसोम एब्सेंट है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, एक थैली लाइक स्ट्रक्चर बना के बाहर रिलीज कर देता है, और इस थैली लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिशनल वेसाइकल्स बोलते हैं। बाद में ये मॉडिफाई करके गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनाता है या गोल्गी बॉडी बनाता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो यहाँ से आपको दो बात याद रखनी है, क्या होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ATS राइबोसोम प्रेजेंट हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर ये राइबोसोम एब्सेंट होता है तो क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, और ट्रांजिशनल जहाँ पे स्मूथ रफ में कन्वर्ट हो या रफ स्मूथ में कन्वर्ट हो, उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, यहाँ तक क्लियर होता है। चलिए अब देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपको क्लियर हो चुका होगा, दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए यहाँ पे भी आप ध्यान से समझो, आप मुझे बताओ ये कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्मूथ। स्मूथ क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखिए राइबोसोम एब्सेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं। अगला फिगर देखिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है, कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट है भाई, ATS राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, अब ATS राइबोसोम एस क्या होता है, मैंने राइबोसोम डिटेल से आपको पढ़ाया हुआ है, आप जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये सरफेस अब रफ हो गया, स्मूथ तो रहा नहीं, है ना, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दैट मीन्स कि यहाँ पे एक चीज कॉमन है, अगर राइबोसोम प्रेजेंट होगा तो हम लोग बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एब्सेंट होगा तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्लियर होता है। चलो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या प्रॉपर्टीज है,
सबसे पहली प्रॉपर्टीज आती है, उस आपको पता चल गया होगा, रफ है दैट मीन्स कि राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है राइबोफोरिन। राइबोफोरिन क्या होता है, देखिए ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, और ये आपका क्या है, राइबोसोम है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये राइबोसोम को इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच करने के लिए एक ग्लाइकोप्रोटीन काम करता है, जिसको हम लोग राइबोफोरिन बोलते हैं। दैट मीन्स राइबोफोरिन वह एक गम है, एक गम लाइक स्ट्रक्चर, एक गम की तरह काम करता है, जो राइबोसोम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड किए होता है। क्लियर हुआ? और याद रखना, राइबोफोरिन एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है। क्लियर हुआ? मैं फिर से रिपीट कर दूं, राइबोफोरिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो राइबोसोम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड किए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे पोर प्रेजेंट होते हैं। आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पोर्स पाए जाएंगे। तो ये 3 प्रॉपर्टी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हो, आप कोई मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी नहीं कर रहे हो कि आपको जाके पूरी डिटेल में पढ़नी है, नहीं, आप इतना भी बात याद रखते हो तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, तभी तो ये रफ हुआ। इसमें राइबोफोरिन प्रेजेंट होता है। राइबोफोरिन एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो राइबोसोम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड किए होते हैं। ठीक है, इसमें पोर आपके प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, इसमें क्या होगा, स्मूथ है भाई, तो आपके माइंड में फट से आना चाहिए कि यहाँ पे राइबोसोम अब्सेंट होगा, राइबोफोरिन भी एब्सेंट होगा, क्योंकि अगर राइबोसोम ही नहीं है भाई तो किसको अटैच करेगा, तो ये भी एब्सेंट होगा आपका। पोर्स भी एब्सेंट होंगे, तभी तो ये स्मूथ हुआ। पोर प्रेजेंट होता तो रफ हो जाता, है ना। तो ये 3 आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मोस्ट फंक्शन जो होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, तो आया समझ में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मोस्टली फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका क्या फंक्शन है भाई, इसका फंक्शन है लिपिड एंड एस्ट्रॉइड सिंथेसिस। ये कुछ लिपिड्स और कुछ एस्ट्रॉइड्स को सिंथेसिस करता है। ये ग्लाइकोजन और लिपिड के मेटाबॉलिज्म में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसके अलावे ये डिटॉक्सिफिकेशन ठीक है, ये आपका एफ है, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। जैसे कि आपके सेल में यदि एक्स्ट्रा टॉक्सिन है तो इस सेल से ये टॉक्सिन को बाहर कर देता है। ठीक है, आया समझ में। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, एक लिपिड और एस्ट्रॉइड के सिंथेसिस में हेल्प करता है, ग्लाइकोजन एंड लिपिड के मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है, और डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, आपके सेल से टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर की तरफ रिलीज कर देता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो अब हम बात करते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। याद रखना, ये आपके लीवर में पाया जाता है, ये आपके पेनक्रियाज में पाया जाता है, ये आपके गॉबलेट सेल में पाया जाता है। इसको आप याद रखना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ कहाँ पाया जाएगा, लीवर में, पेनक्रियाज में, गॉबलेट सेल में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाया जाता है, एडिपोज टिश्यू। ठीक है, मसल्स में, एड्रिनल कॉर्टेक्स में। देखिए एड्रिनल कॉर्टेक्स कंफ्यूज मत करना, जिससे मैं आपको बताता हूँ क्या होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये आपका किडनी है, 1 मिनट, किडनी की तरह लग नहीं रहा है ना, समझाता हूँ आपको। देखिए ये आपकी किडनी है, यहाँ पे होता है आपका एड्रिनल ग्लैंड। ये क्या है आपका, एड्रिनल ग्लैंड है। ठीक है, अब इस एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग बाहर निकालते हैं। देखिए ये बाहर निकाला मैंने, देखो बाहर वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। मैं यहाँ पे आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा बस का, ताकि आपको याद रहे, कंफ्यूज ना करो। ये बाहर के लेयर को हम लोग बोलते हैं कैप्सूल, बीच वाले लेयर को बोलते हैं हम लोग कॉर्टेक्स,
और अंदर वाले लेयर को बोलते हैं हम लोग मेडुला। तो आपसे पूछा जाए कि भैया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाया जाएगा, तो इस कॉर्टेक्स रीजन में पाया जाता है, इस रीजन में पाया जाता है। आया समझ में? चलिए, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके एडिपोज टिश्यू में पाया जाता है, मसल्स में पाया जाता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में पाया जाता है। भूलना मत, एड्रिनल कॉर्टेक्स में पाया जाता है, ना कि मेडुला में, ना ही कैप्सूल में। ठीक है, चलिए अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं। जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो 3 स्ट्रक्चर के मिलने से बनता है। वो 3 स्ट्रक्चर क्या हो गया? सबसे पहला आपका आता है सिस्टर्नी, ठीक है। दूसरा आता है ट्यूब्यूली, और तीसरा आता है आपका वेसाइकल। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 3 स्ट्रक्चर के मिलने से बनता है। वो स्ट्रक्चर क्या हो गया? सिस्टर्नी, ट्यूब्यूली और वेसाइकल। ठीक, देखिए हम लोग एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सिस्टर्नी के बारे में। देखिए मैं इसको इरेज कर ले रहा हूँ, ठीक है। देखो सिस्टर्नी जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में पहला पॉइंट आप याद रखना कि ये अनब्रांच होता है। इसमें कोई भी ब्रांच आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक, ये लॉन्ग होता है, फ्लैट होता है। जैसे कि देखो ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। कौन से राइबोसोम प्रेजेंट होंगे भाई? ATS राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। तो आपने देखा यहाँ पे ना तो कोई ब्रांच बन रहा है, ठीक है, और ये एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, लॉन्ग फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्लियर होता है यहाँ तक? चलिए, और ये मोस्टली कहाँ पाया जाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। रफ क्यों भाई? आपके माइंड में अभी तक एक कंसेप्ट आ चुका होगा, यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है दैट मीन्स कि वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो सिस्टर्नी कहाँ पाया जाएगा? राइबोसोम प्रेजेंट है तो कहाँ पाया जाएगा? जाहिर सी बात है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाएगा। दूसरा स्ट्रक्चर जो आपको पढ़ना है वो है ट्यूब्यूली। सिस्टर्नी के बारे में हम लोगों ने बातें कर ली। दूसरा है ट्यूब्यूली। ट्यूब्यूली क्या होता है इसके बारे में याद रखना, ये ब्रांच होता है। आपका सिस्टर्नी क्या था? अनब्रांच था, जबकि आपका ट्यूब्यूली ब्रांच होता है। जैसे कि देखो, ठीक है, यहाँ पे ब्रांच बन गया है ना। और ये कहाँ पाया जाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाएगा। इसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, तभी तो ये स्मूथ में पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। सिस्टर्नी ब्रांच होता है, सिस्टर्नी में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, वो लॉन्ग फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए वो कहाँ पाया जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। जबकि ट्यूब्यूली आपका ब्रांच इसमें होता है, इसमें आपके राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए ये किस में पाया जाता है? आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका बच गया वेसाइकल। वेसाइकल के बारे में आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि जैसे कि आपका न्यूक्लियस था, ठीक है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थे, यहाँ से जाइलाक स्ट्रक्चर निकला था, है ना, मैंने बताया था ना। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मॉडिफाई करके क्या बनाता है? एक वेसाइकल को बनाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसी को हम लोग बोलते हैं भाई वेसाइकल। तो आपने देखा यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर के कंबाइन होने से फाइनली हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन होता है। वो 3 स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूली और वेसाइकल। ठीक है, क्लियर होता है यहाँ तक? चलिए, तो यहीं पे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म होता है। आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है। बस आपको 2 बात याद रखना है, अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, और अगर एब्सेंट है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम बोलेंगे। ठीक है, इसके बारे में और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलिए, तो हम लोग अगले लेक्चर में अगले सेल ऑर्गेनल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।